So in Rutherford atomic model also, this is the nucleus present at the center, and this nucleus is positively charged. As per the nucleus is concerned, it will create its own electromagnetic field. So any charged particle can create its electromagnetic field. So nucleus can create its electromagnetic field. Now around the nucleus, electron is orbiting nucleus. It is moved in circular orbit, let's say. Although यहाँ electron is moving with uniform constant speed, but do you think it is accelerating? Yes. Yes, sir. Yes, कैसे बताओ बेटा? Sir, to maintain its orbit, because circular motion requires acceleration. Yes, तो कुछ ऐसा acceleration की definition more of सब बच्चों ने पढ़ा होगा. Acceleration is rate of change in velocity, है ना? बड़ा इसका speed change नहीं हो रहा है, but do you think its velocity is continuously changing? Yes, sir. तो velocity is vector quantity क्योंकि उसका direction continuously change होने वाला है ना? So you can say in Rutherford model also, electron is accelerating in electromagnetic field of nucleus, and thus it should lose its energy. है ना, वो अपना एनर्जी को लूज करना चाहिए था, और जैसे से अपना एनर्जी लूज करता जाता, इसका जो ऑर्बिटिंग रेडियस है वो डिक्रीज होता जाता. सो इट शुड मूव इन ए स्पाइरल and should eventually fall into nucleus. So it move in a spiral and should eventually fall into nucleus. So electron will lose its energy continuously, और ये जो energy radiate हो जाता, it is in terms of electromagnetic radiation. तो ये कुछ ऐसा energy lose होता जाता in terms of electromagnetic radiations. And further you can say thus atom will collapse. So eventually you can say atom collapse हो नहीं रहा है, and thus according to Rutherford atomic model, stability of atom explain. मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, इतना सब तो एनसीईआरटी में भी लिखा होता है ये सब. हाँ सर. यस सर. एनसीईआरटी क्लास 9th में था ये सब चीजें. यस सर था, बस मैक्सवेल की इक्वेशन का नहीं था, बाकी सब था. हाँ, मतलब वो नाम नहीं होगा कि ये मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है, बट कुछ ऐसा तो होगा कि इट शुड मूव लाइक ए स्पाइरल एंड देन इवेंचुअली फॉल इनटू न्यूक्लियस. हाँ Yes, ये सर पूरा था. नहीं सर, हमको तो नहीं बताया था. अच्छा ठीक है, मतलब है ऐसा कुछ है, एकदम टेंशन नहीं. हम लोग को अभी तक पढ़ाया नहीं तो बताया कैसे होगा. ये देखो, ये बच्चे ने एकदम सही बोला है ना, अभी तक तुम लोग का स्कूल में एटॉमिक हुआ ही नहीं है.
बट अभी ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि भाई अपना एनर्जी लूज करेगा, उसका स्पीड डिक्रीज होता जाएगा, तो न्यूक्लियस की डायरेक्शन में पुल होता जाएगा। हाँ सर। तो एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए बच्चे सर्कुलर ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा सुना है कि भाई रॉकेट से जब हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड अगर गेन नहीं हो पाता है तो वो रॉकेट वापस गिर जाता है। यस सर। सर एक मतलब शूटिंग पॉइंट होता है जहाँ से पेरिजी बोलते हैं उसको, जहाँ से वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलता है। हाँ हाँ मैक्सिमम फोर्स होनी चाहिए निकालने के लिए, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी। हम लोग देखेंगे उस वेलोसिटी का नाम होता है कुछ एस्केप वेलोसिटी, है ना, या एक एस्केप वेलोसिटी होता है और एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है टेक्निकली। एस्केप वेलोसिटी तो वो ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर निकल जाएगा। सैटेलाइट ग्रेविटेशनल पुल से बाहर नहीं निकलता है ना, वो अर्थ की ग्रेविटी में रहता है सैटेलाइट। यार यस सर। ये सब बड़ा एक्साइटिंग तो होता होगा ना, जो लोग एस्ट्रोनॉट ऊपर जाता है सब, स्काई लैब में जो लोग काम कर रहे हैं, है ना। हाँ सर। थोड़ा डिफरेंट तो रहती होगी दुनिया उनके लिए, मतलब वो डेली लड़ाई झगड़ा कोरोना वोरोना से सबसे ऊपर है वो लोग। ओके, ये लिखा है तुम लोगों ने ऐसा बच्चे? यस सर। एक सेकंड सर, वो डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ, डायग्राम। हो गया सर। इस एक तुम लोगों से कोई ऐसा एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं किसी बच्चे का? नहीं सर। हाँ बोलो सर मेरा है। सर मुझे गुड, वेरी गुड, है ना। ये सब बड़े इंटरेस्टिंग फील्ड है यार, है ना। एरोस्पेस, एस्ट्रोनॉमी। आईटी में भी एक सर ब्रांच स्पेस में टाइम डायलेशन होता है ना। हमें टाइम डायलेशन तो सब जगह हो सकता है ना। जैसा ये तुम लोग पढ़ सकते हो कभी कभी, टाइम डायलेशन और ट्विन पैराडॉक्स, है ना, उससे ट्विन पैराडॉक्स हो जाता है ना, टाइम डायलेशन से। यस सर। सर और टाइम डायलेशन तो तब भी होता है, मतलब जब हम एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, जब भले ही हम अपनी कंट्री के अंदर हो तब भी होता है। नहीं वो सब तो बहुत कम होता है ना। मतलब अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर जाएंगे तो कुछ टाइम ट्रेवल कर जाएंगे, है ना। यस बच्चे, इतना लिखा है तुम लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। सब बच्चों ने लिख लिया है सर? यस सर। यस सर। यस गुड, सर। वेरी गुड। So after limitation of let's say Rutherford model, ये कौन से ईयर में था भाई? बोर्स मॉडल, एक इमेज भेजा तो है तुम लोगों को मैंने, है ना। So the next is let's say Bohr's atomic model. Somewhere said in 1920, है ना, Bohr's atomic model. So there are few postulates, few points related to Bohr's atomic model, and the first is, you can say this atomic model is applicable to only single electron species. So ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है ये। फॉर एग्जाम्पल, you know, for example, let's say this
Bohr's atomic model is applicable only for example, let's say this atomic model is applicable for hydrogen atom. This atomic model is applicable for helium plus. This is applicable for lithium 2 plus. It is applicable for beryllium 3 plus and so on. मुझे ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस आल्सो कंसिस्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 प्लस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम 3 प्लस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 था. आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन बचा उसमें. लिथियम में भी सब मिला के 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन थे. आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन बचा उसमें. इस स्टेटमेंट में किसी बच्चों को कुछ डाउट है? नो सर. बट सर ऐसा क्यों किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले के लिए? अच्छा बेटा, हुआ क्या ना, आफ्टर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो मॉडल बड़ा अच्छा सा लग रहा था, है ना, मतलब इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू आवर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम पहले से स्टेबल है, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था. बट आफ्टर द फेलियर ऑफ दिस रदरफोर्ड मॉडल, नो साइंटिस्ट हैज डेयर टू पुट एनी अदर एटॉमिक मॉडल, है ना. तो उस टाइम नील बोर ने बोला भाई मैं बाकी एटम्स को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, बट एटलीस्ट आई कैन एक्सप्लेन हाइड्रोजन, है ना, या हाइड्रोजन टाइप, है ना. बट ऐसा नहीं है कि क्यों, मतलब बोर्ड्स ने बस दिया ही बोला कि अब मैं एक ही इलेक्ट्रॉन वाले एटम को एक्सप्लेन कर सकता हूं, है ना. अच्छा, उसमें क्यों, हम लोग मैथमेटिकली जब आगे पढ़ेंगे देखेंगे कि भाई अगर मेरे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो मेरे पास कुछ और भी डिफरेंट फोर्सेस रहने वाले हैं, है ना. ओके सर, ठीक है. बट ये मैथमेटिकली आसान था, बस ये समझे ना. मतलब स्टोरी को आसान करने के लिए उसने सिर्फ यही वाले बस स्टोरी को आसान करने के लिए उसने बोला कि भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम को तो एक्सप्लेन करूंगा, है ना. ओके सर, समझ गए. ठीक है. नाउ second point related to Bohr's atomic theory is, let's say इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ, है ना. सो इलेक्ट्रॉन can revolve around nucleus, you know, electron can revolve around nucleus in some, I can say, fixed circular orbits. Electron can revolve around nucleus in some fixed circular orbits known as, I can say, stationary orbit. Stationary orbits such that एक ये टर्म एंगुलर मोमेंटम, such that angular of electron. बेटे लीनियर मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है? मोमेंटम, ये सब बच्चों ने पढ़ा होगा नाम अभी तक. मोमेंटम in a straight line. लीनियर मोमेंटम स्ट्रेट लाइन में होता है, एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर पाथ में होता है, जब सर्कुलर मोशन में होता है एक ऑब्जेक्ट. हाँ, बट जिससे मतलब ये लीनियर मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. हाँ, मास इनटू वेलोसिटी. तो किसी बच्चे को ये पता है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू मास. एंगुलर वेलोसिटी इनटू मास. नहीं नहीं, MVR. वेरी गुड, है ना, MVR होता है ना.
So such that angular momentum of electron is, let's say, integral, है ना? Angular momentum of electron is integral multiple of h divided by 2 pi. हम लोग समझेंगे इसमें h क्या है, पाई का तो वैल्यू ऑलरेडी तुम लोग को पता है ना? मैं इस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझाता हूं बेटा. क्या है कि लेट्स से एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लोग बोल सकते थे m इंटू वी इंटू आर. जैसे लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू वो जो ऑर्बिट है उसका रेडियस है. It should be some integer multiplied by h divided by 2 pi, where ये जो n है it can be any integral value. h is Planck's constant. h Planck's constant है जिसका वैल्यू बाद में हम लोग सीखेंगे भी, यूज भी करेंगे. 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड है. अभी 9/10 में इसके बेस पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, बाद में आएगा. बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant, and you know pi का value is same as, let's say, 3.14 approximately. इस स्टेटमेंट का मीनिंग थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Electron can revolve around nucleus in some fixed circular orbits only, known as stationary orbit, such that angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. ये जो angular momentum है mvr, it should be n times of h upon 2 pi, where h is nothing but, let's say, Planck's constant, which value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. बेटा किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछेगा इसमें. यस यार बोलो. सर जूल सेकंड की जगह पर हम लोग जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं? नहीं बेटा, कुछ वो डायमेंशनल एनालिसिस ठीक होना चाहिए, तो उसका यूनिट है जूल्स मल्टीप्लाइड बाय सेकंड. ओके सर. यस बच्चे, कुछ और डाउट किसी बच्चे को? सर प्लैंक्स कांस्टेंट में 10 रेज़ टू क्या है? 10 raised to the power minus 34. हाँ. बट सर इस चीज का प्रूफ क्या है कि मतलब ये कैसे आया है बेटा, ये हम लोग पढ़ लेंगे बाद में, जब ये सब ऐसा कुछ पढ़ेंगे हम लोग. लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ना, उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम से बैक कैलकुलेशन करके आया, और थियोरेटिकली हम लोग प्रूव कर लेंगे. एक इक्वेशन पढ़ेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ना, ऐसा है क्लास 11th में है ना. क्लास 11th में इसका प्रूफ भी है कि एंगुलर मोमेंटम क्यों इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होना चाहिए है ना. सर लेकिन साइंटिस्ट को तो ये भी नहीं पता कि वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है कहाँ. ये बेटा अब बिल्कुल नहीं पता है, या अब बिल्कुल पता नहीं मींस पहले भी नहीं पता था. तो जो भी हम लोग ये मॉडल्स पढ़ रहे हैं, बेटा एक्चुअल एटम नहीं बोल रहे हैं हम लोग डेरिवेटली है ना, इसलिए हम लोग एटॉमिक मॉडल्स बोल रहे हैं. सो दे आर द थियोरेटिकल मॉडल्स टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ एटम है ना. तो ऑब्वियसली किसी को नहीं पता है कि बेटा इलेक्ट्रॉन कैसा है, एटम के अंदर क्या है. दे आर जस्ट द प्रपोज्ड मॉडल व्हिच कैन एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज. यस बेटा, अभी भी किसी को नहीं पता है ना. हम लोग
एक इंडिविजुअल एटम नहीं देख सकते हैं, तो एटम के अंदर क्या है वो देख पाना, इमेजिन कर पाना एक्चुअली तो बड़ा मुश्किल काम है ना. तो डिपेंडिंग ऑन सम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, different scientists proposed atomic models. Yes, Tejas? Yes, sir. ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं तुम लोगों ने. Yes, sir. Yes, sir. 2 seconds, sir. Yes, sir. Now let's say third atomic model, third point related to Bohr's atomic model is, let's say, when electron jump from higher orbit to lower orbit, when electron jump from higher orbit to lower orbit, it will lose its energy. It will lose its energy in terms of electromagnetic radiation. तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता, it will lose its energy in terms of electromagnetic radiation, and it's a similar energy is to be supplied to excite the electron from lower orbit to higher orbit. So when electron jump from higher orbit to lower orbit, it will lose its energy in terms of electromagnetic radiation, and similar energy is to be supplied to excite the electron from lower orbit to higher orbit. हम लोग समझेंगे डिटेल में, काफी है ना कि क्या है फंडा है. इसमें इतना लिखा रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो पूछना उसमें, है ना. सही सर. इस बच्चे हम लोग आगे बढ़े फिर. यस सर. ओके, मैं समझाता हूँ ये पूरा एटम का मीनिंग क्या है. एक बार ध्यान से देखो, पूरा डायग्राम ड्रॉ हो जाने के बाद तुम लोग भी लिखना स्टार्ट करना. सपोज दिस मे बी आर न्यूक्लियस having total charge as plus Ze. Z is number of proton and E plus is the charge of proton. So total charge should be nothing but plus Ze. Same, suppose this may be, let's say n equal to 1k corresponding first orbit. Similar to this may be n equal to 2k corresponding second orbit, and so on. This may be third orbit, fourth orbit. In general, you can say it is nth orbit, and so on and so on. So you can say it is eventually n tends to infinity. hydrogen atom mein we have how many orbits?
1. 1. 1. नहीं, वही तो मैं समझा रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम की ही कहानी है ना बोर्ड्स मॉडल. सो डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन हैव मैनी पॉसिबल ऑर्बिट. बेटा हाइड्रोजन एटम में बहुत सारे ऑर्बिट हैं लेट्स से, है ना. ग्राउंड स्टेट में वो मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही रहेगा, but depending on the energy of electron it can be present in any of the possible orbit, such that if electron present in first orbit, let's say the radius of this orbit is r1, and if electron is moving in this orbit, if electron is moving in this orbit, let's say its velocity is v1. Similarly, if electron present in second orbit, this radius may be r2, and the velocity of this electron may be, let's say, suppose v2. It is as simple. If electron present in, let's say, nth orbit, its radius is rn, and the velocity of this electron may be, let's say, vn. बच्चे एक बार लिखना स्टार्ट नहीं करो, पहले पूरा समझना तुम लोग, है ना. So I'm repeating again. Depending on the energy of electron, it can be present in any of the possible orbit. वो n equal to 1 में हो सकता है, वो n equal to 2 में, n equal to 3 में, and so on. Now you see one of the term related to, let's say, angular momentum. So for angular momentum, यहाँ लिखता हूँ, है ना. So for angular momentum, let's say if we have n equal to 1 as first orbit, can we say angular momentum first orbit के correspondingly हो जाता mass of electron into its velocity into its radius, and it should be equal to h divided by 2 pi. Similarly, if it is n equal to 2, बेटा मैं भूमिक बताता हूँ कब से लिखना स्टार्ट करना है. If it is n equal to 2, let's say it is second orbit, you can say mv2r2 should be equal to twice of h upon 2 pi. In general, let's say for nth orbit, here mvn should be equal to n times of h upon 2 pi. So angular momentum of electron should be integral multiple of h upon 2 pi in any of the possible orbit. More important thing is, if you see the total energy of electron, here total energy of electron suppose E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ ये let's say E3 है, in general let's say En है, suppose total energy of electron here. Now can you suggest me out of E1, E2, E3, E4 and so on, सबसे कम एनर्जी कौन सा रहने वाला है? E1. Sir, E1. E1. So you can say total energy of electron. ये अगर मैं समझने की कोशिश करूं, E1 is found to be less than E2 is found to be less than and so on. तो जैसे जैसे मैं हायर ऑर्बिट पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा. सो विच इज द मिनिमम एनर्जी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन? बट उसमें मिनिमम एनर्जी स्टेट कौन सा है इलेक्ट्रॉन के लिए? Sir, E1. मतलब n equal to 1, and thus n equal to 1 is also known as ground state of hydrogen. Second orbit is, that's why also known as first excited state. ऐसा थर्ड ऑर्बिट का नाम क्या हो जाता? सेकंड एक्साइटेड state. और ऐसा ही लेट्स से ये nth ऑर्बिट को मैं लिख सकता हूं इन जनरल n-1th एक्साइटेड स्टेट. एक बार उसको लिखो
समझो, और कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछना भी साथ में। उसको लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, और कुछ भी डाउट्स रहेगा तो पूछो उसको। सर एक सेकंड लास्ट पेज पे जा सकते हो प्लीज? लास्ट पेज पे बेटा, लास्ट पेज पे मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखा था, है ना। लास्ट पेज पर उन्होंने लिखा था when electron jump from higher orbit to lower orbit, it will lose its energy in terms of electromagnetic, and similar energy is to be supplied to excite electron from lower orbit to higher orbit. Yes, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। एक मिनट बेटा। सर ये पेज दिखाओ ना, पूरा क्या काला हाँ हो हाँ गया। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ इसके लिए। एक मिनट बेटा, है ना, एक मिनट रुकना। हाँ सर। हाँ अभी ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है। सर यस। सर मतलब एक चीज कंफर्म करनी थी मेरे को, श्योर नहीं हूँ, मतलब थोड़ा अजीब होगा बट आप बताना सही है कि नहीं। जब जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाना तो वो एनर्जी इसलिए लूज करता है क्योंकि जो न्यूक्लियस की जो फोर्स है उसको अट्रैक्ट करके अब उसके आसपास घुमा ही लेगी, तो जितनी कम एनर्जी उतना अच्छा होगा, नहीं तो फिर वो शूट आउट हो जाएगा और बाहर चला जाएगा, राइट? हाँ कुछ ऐसा समझ सकता है, बिल्कुल समझ सकता है ना। हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। देखो अभी कुछ एनर्जी का फार्मूला भी लिखेंगे, उससे भी हम लोग समझ पाएंगे कि हायर ऑर्बिट में हायर एनर्जी है और लोअर ऑर्बिट में लोअर एनर्जी है। ओके सर। एक तो थोड़ा सा क्या याद रखना है इसमें कि भाई हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही ऑर्बिट नहीं है ना, हाइड्रोजन में भी बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, डिपेंडिंग वहां इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है।
यस बच्चे, ये लिखा है ऐसा कुछ तुम लोगों ने? हाँ सर। ओके, गुड। इसी में हम लोग कुछ और भी लिख सकते थे। द मीनिंग ऑफ n टेंस टू infinity orbit, the meaning of n tends to infinity orbit is, you can say, last possible orbit of atom it may be treated as boundary of the atom. So meaning of n tends to infinity orbit, last possible orbit of atom, it may be treated as boundary of the atom. Yes, बच्चे इतना लिखा है। भाई ग्रीन में भी जो लिखा था वो लिख लिया तुम लोगों ने अब जा? हाँ सर। यस सर। अच्छा, हम लोग अभी हाल फिलहाल 9th-10th क्लास में हम लोग डेरिवेशन ऑफ फार्मूले में तो इंटरेस्टेड नहीं है, बट एटलीस्ट फार्मूले हम लोग लिखेंगे जरूर और उस फार्मूले को याद भी रखने की कोशिश करेंगे, है ना? सो यू कैन से, लेट्स से फार्मूले रिलेटेड टू बोर्ड्स मॉडल। First formula is velocity of electron. Here, let's say in general it is Vn, and it is 2.18 into 10 raised to the power n per second. क्लास 11th में इन सब फार्मूले का डेरिवेशन भी है, हम लोग डेरिवेशन में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, है ना? सर जेड मतलब एटॉमिक नंबर ना? Z मींस एटॉमिक नंबर और n मींस जिस ऑर्बिट के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है ना? सपोज अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू 2, 3 एंड सो ऑन। Similarly, second formula you can see radius of orbit. Radius of orbit, let's say Rn, is approximately 0.53 times of n square divided by z into 10 raised to the power minus 10 मीटर। जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, 0.53 n स्क्वायर बाई z 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 को 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं बच्चे? और कौन सा छोटा यूनिट लिख सकते हैं हम लोग इसको? एंगस्ट्रॉम। कुछ ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने? एंगस्ट्रॉम। हाँ। 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर को हम लोग और छोटे यूनिट में लिख सकते हैं, वेयर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू
10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर होता है ना। ये कुछ नाम सुना होगा यार तुम लोगों ने, सब पिकोमीटर, नैनोमीटर, समथिंग लाइक दिस। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब बच्चों ने नाम सुना है ऐसा कि नहीं? Yes, sir. सुना है। पिकोमीटर तो 1 × 10⁻⁹ मीटर होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा, है ना। तो ये मैं लिख भी देता हूँ भाई, ये क्या टर्म है, एंगस्ट्रॉम। सो इट इज ANGSTROM। so 1 angstrom equal to 10 to the power -10 meter. Similarly, let's say total energy. Total energy of electron, let's say En, it comes out to be -13.6 electron volt, या मैं ऐसा लिखता हूं -13.6 Z² divided by N square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम भी सुना है तुम लोगों ने? Yes, sir. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट, उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। तो ऐसा मेरे पास अभी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई कैन फाइंड आउट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, I can find out, let's say, the radius of the orbit. और एक और पॉइंट आसान सा तुम लोग याद रख सकते हो, फिर इसके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। This is as per magnitude of energy is concerned, the total energy equal to minus of kinetic energy. It is equal to, let's say, half of potential energy. As per mathematical relationship is concerned, total energy is going to be negative of kinetic energy here, and it is equal to half of potential energy here. तो ये 4 टर्म्स तुम लोग याद रख सकते हो। ऑल्दो मैंने तुम लोग के साथ जो पीडीएफ शेयर किया है ना बेटा, उसमें डेरिवेशन भी है बोर मॉडल का। याद है, एक पीडीएफ शेयर किया है मैंने तुम लोगों के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हाँ सर। यस तो सर, उसमें डेरिवेशन भी है, बट अभी वो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, है ना। सर एक लास्ट वाले में मेरे को समझ नहीं आया, वापस समझाओगे कि माइनस काइनेटिक एनर्जी क्यों होगा? बेटा वो जब हम लोग फार्मूले से डेरिवेशन देखेंगे ना, तो फॉर्चुनेटली जो काइनेटिक एनर्जी है और टोटल एनर्जी है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है, बस नेगेटिव साइन के साथ, है ना। जैसा काइनेटिक एनर्जी ½ mv² आ जाता है और टोटल एनर्जी -½ mv² आ जाता है। बेटा उस डेरिवेशन में रिलेशन समझ लेंगे हम लोग, ऐसा ना, एकदम टेंशन नहीं है अभी के लिए। मतलब अप टू 10th क्लास बस ये ऐसा कुछ रिलेशन याद रख पा सकते हो तो बहुत अच्छा है। ओके सर। अदरवाइज जैसे डेरिवेशन में देखेगा ना, तो बेटा डेरिवेशन में है वो, है ना, और उसमें बॉक्स बना के ऐसा लिखा हुआ भी है आफ्टर डेरिवेशन कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा कुछ हाफ आ गया है ना। ओके सर। अच्छा लिखा है सर? तो 3rd 4th पॉइंट लिखने हैं। अच्छा लिखो उसको। लिख लिया सर। हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे, है ना। मतलब अराउंड 7 8 10 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बोर्ड्स मॉडल के बेस पे। देखते हैं तुम लोग कितनी जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड कर पाते हो इसको।
बेटा अब लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। Okay. Yes, sir. Now, first question based on this is, let's say, find out velocity. Find out velocity of electron in 46th orbit. Find out velocity of electron in 46th orbit of uranium 91 plus. You have to find out velocity of electron in 46th orbit of uranium 91 plus. मेरे पास फार्मूला तो आसान है. वेलोसिटी इज 2.18 into 10 raised to the power 6 times of z divided by n meter per second है. वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. You have to find out 46th orbit of uranium 91 plus. यस अपर्णा, तुम्हारा आंसर सही है. सो हम लोग को ये पता करना है कि भाई इसमें z का वैल्यू क्या पुट करना है फार्मूले में और n का वैल्यू क्या पुट करना है फार्मूले में. सो इट इज 2.18 into 10 raised to the power 6. z क्या पुट करना होगा इस फार्मूले में हम लोगों को यहाँ? 92. ये इतना आसान भी था कि z मुझे यहाँ 92 पुट करना चाहिए और 46th ऑर्बिट है. ये कैसे पता चलेगा कि मुझे एटॉमिक नंबर z यहाँ 92 पुट करना है? क्योंकि यूरेनियम एटॉमिक नंबर, वही यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है इसलिए. नहीं, और अगर वो याद नहीं होता तो जैसे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा. जैसा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल. बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल, लेट्स से only for, I can say, uni electron cation. yes, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है ना ये. यस सर. तो 91 प्लस है तो फिर which is, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, z times of z minus 1 plus होगा यहाँ. For example, this may be helium plus जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है. दिस मे बी, लेट्स से, लिथियम 2 प्लस. दिस मे बी बेरिलियम 3 प्लस. सिमिलरली दिस मे बी सोडियम 11 10 प्लस. ऐसा ही दिस शुड बी एप्लीकेबल फॉर यूरेनियम 92 91 प्लस. ये बच्चे अब समझ लोगे ऐसा कि भाई वहां z का वैल्यू हम लोगों को 92 कैसे मिलेगा? 91 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी अगर एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसमें, मींस 92 इलेक्ट्रॉन, 92 प्रोटॉन शुड बी देयर ओरिजिनली. and if you apply this comes out to be 4.36 power 6 meter per second.
velocity comes out to be 4.36 into 10 to the power 6 meter per second. इस बच्चे ये इतना पार्ट लिख पा रहे हो तुम लोग? यस सर। बच्चे ये क्वेश्चन और उसका मीनिंग समझा है सब बच्चों ने? समझा सर। सर सिर्फ मतलब वो 91 उसका समझ गया कि मतलब क्योंकि जी हमने वेलोसिटी तो बोर्स मॉडल से ही निकाली, तो बोर्स मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है, तो फिर 91 में से तो फिर एक और ऐड करना होगा तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा। बस एक और ऐड करेंगे तो हम लोग को एटॉमिक नंबर आ जाना चाहिए। जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें एक ऐड कर देंगे तो उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना टेक्निकली। यस सर। इस बच्चे किसी और बच्चे को इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है? अथर्वा, भौमिक, भाग्यश्री, बेटा मेरा आवाज आ पा रहा है तुम लोगों को? देवांशु मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके बेटा इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तुम लोगों को? नो सर। अब हाँ या ना नहीं बोलते तुम लोग यार? नो सर, नो डाउट। नो डाउट सर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे मुझे सही करके दिखाना है। अभी ये लिख लिया है तुम लोगों ने? Yes. Okay. So next question is, if potential energy of electron in helium plus is minus 6.8 electron volt, then find out its excited state. If potential energy of electron in helium plus is minus 6.8 electron volt, then find out its excited state. कौन सा excited state है helium plus के लिए, वो find out करना है तुम लोग। मैं थोड़ा सा तुम लोग को हिंट दे दूं यार यहाँ। We know as per total energy is concerned, its formula is minus 13.6 divided by z square divided by n square electron volt है, and total energy is nothing but half of potential energy. नहीं अपर्णा, तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा इस बार। बेटा तुम लोग को एक्साइटेड स्टेट बताना है। एक्साइटेड स्टेट मींस जैसे वो कुछ था ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसा कुछ बताना है तुम लोगों को कि कौन से एक्साइटेड स्टेट में है वो। यस भाग्यश्री तुम्हारा आंसर सही है बेटा। अपर्णा तुम्हारा आंसर सही नहीं है। आदिनाथ नालायक तुम्हारा तो पक्का गलत है। 2√2 - 1 कैसे आएगा भाई? नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट, मतलब वो इंटीजर आना चाहिए।
अपर्णा बेटा, जो एक्साइटेड स्टेट होता था वो नंबर ऑफ ऑर्बिट -1 होता है। नहीं तेजस, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। यस मैत्री, तुम्हारा आंसर सही है बच्चे। नहीं अधिनाथ, आंसर नहीं है बेटा सही तुम्हारा। पहले तो ये समझो यार, 4 हीलियम प्लस, Z का वैल्यू कितना है हीलियम प्लस के लिए? 2 है ना। हीलियम प्लस के लिए Z का वैल्यू 2 है। सर अभी भेज दिया आंसर। हाँ बेटा, अब ठीक है तेरा आंसर है ना। टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी which is -6.8, so it comes out to be -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये टोटल एनर्जी आ गया। एंड वी नो टोटल एनर्जी का फार्मूला is -13.6 Z square divided by N square, and it is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सीधे 3.4 लिख दूं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में। In which further it is -13.6 Z square is nothing but 2 का square divided by N square equal to -3.4। अच्छा, यहां से 3.4 and 13.6 4 टाइम चला गया। एंड फर्दर n का वैल्यू कम्स आउट टू बी 4। अगर n का वैल्यू 4 है, इट मींस it is 4th orbit and it is 3rd excited state. It is 4th orbit but it is 3rd excited state. इस बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या लिखा है? Yes, sir. Yes, sir, समझा। तो तुम लोग को आंसर 3rd आना चाहिए था ना। 3rd एक्साइटेड स्टेट है। Now should we move to the next question? भाई हम लोग को 5-6 क्वेश्चंस और करने हैं अभी। यस सर। वेरी गुड। देखो सब बच्चे अच्छे से आंसर करने की कोशिश करो, है ना। Now next one, let's say find out distance between first and second orbit of hydrogen atom. Find out distance Sir, excuse me, sir. first and second orbit of hydrogen atom and Sir, what is excited state? ये हम लोगों ने देखो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका नाम ग्राउंड स्टेट होता है, सेकंड ऑर्बिट का नाम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। तो अगर nth ऑर्बिट है तो n-1th एक्साइटेड स्टेट होगा। पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ? Yes, हाँ sir. भाई, जहां वो डायग्राम ड्रॉ किया था बेटा। So find out distance between first and second orbit of hydrogen atom and also calculate distance, let's say, between second and third orbit of hydrogen atom. हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट के बीच में, एंड हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट के बीच में। मैं थोड़ा अगर हिंट दूं तो ये कुछ ऐसा आसान सा कि भाई लेट्स से सपोज, है ना, सपोज ये थर्ड ऑर्बिट है, ये सपोज अगर सेकंड ऑर्बिट है, ये सपोज अगर फर्स्ट ऑर्बिट है,
और यहाँ न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो एक केस में ऑब्वियसली मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट विच शुड बी नथिंग बट r2 माइनस r1। और एक केस में ऑब्वियसली मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दिस शुड बी नथिंग बट r3 माइनस r2। यही होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट एंड डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। यस सर। यस अधिनाट, तूने कैलकुलेशन गलत किया है। यस मैत्री, तुमने सही किया है। So obviously you can say, let's say distance between, let's say first and second orbit of hydrogen atom should be nothing but r2 minus r1 and it should be equal to 0.53 n square जो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय z हाइड्रोजन के लिए minus 0.53 n square divided by 1 and in the unit of angstrom। ये यूनिट में आ जाता, in the unit of angstrom which is effectively 0.53 multiplied by 3 and comes out to be 1.53 angstrom। ये है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर 1.59 होगा ना? यस 1.59 होना चाहिए। सो इट शुड बी 1.59 एंगस्ट्रॉम। Similarly, if we have to find out distance between second and third orbit, so distance between second and third orbit. Yes, so distance between second and third orbit should be r3 minus r2. 2.65 angstrom। हाँ, वो 2.65 आ जाएगा। So 0.53 into 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 0.53 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, सो इट इज 2.65 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है ऐसा? No sir. Okay. From this calculation, at least थोड़ा सा हम लोग को और ये तो समझ में आया, इन दोनों में से कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस ज्यादा है कि सेकंड ऑर्बिट का डिस्टेंस ज्यादा है? सर सेकंड। सो यू कैन से इस वाले केस में r3 minus r2 is more than let's say r2 minus r1। और देखो इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं। क्या जनरलाइज कर सकते हैं? as n increases, n क्या होता था इसमें? ऑर्बिट का नंबर। as n increases spacing between orbits, जो ऑर्बिट के बीच का गैप होता है, as n increases spacing between continuously increases। जैसे जैसे मैं n का वैल्यू बढ़ाता जाता, स्पेसिंग बिटवीन ऑर्बिट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता। और वो हम लोग ऐसा प्रूव भी कर लेते हैं ना, हम लोग r3 माइनस r2 जैसे फाइंड आउट कर लिया है, ऐसा r4 माइनस r3 भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे।
तो हम लोग कुछ बोर मॉडल का पिक्चर कुछ ऐसा समझ सकते थे. दिस मे बी, लेट्स से सपोज द न्यूक्लियस having total positive charge as plus Ze. This may be, let's say, n equal to 1 first orbit, and suppose this may be n equal to 2, this may be n equal to 3, so this may be n equal to 4, है ना. तो ये जो स्पेसिंग है बिटवीन द ऑर्बिट्स, ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जाना है. जैसा ये वाला जो वैल्यू है, ऑब्वियसली वो मुझे मिल रहा था -1.59 एंगस्ट्रॉम. ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.65 एंगस्ट्रॉम. कैन यू सजेस्ट मी, जल्दी से बता सकते हो क्या तुम लोग मुझे 4 माइनस मतलब फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप कितना आएगा? 7 into 0.53 जो होता है. हाँ, तो कितना आएगा? 3.7. 3.7. So 3.71 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, एंड सो ऑन, है ना. यस बच्चे, ये इतना लिखा है तुम लोगों ने? सर एक चीज पूछनी थी कि मतलब बोलो ना. बोर्स मॉडल में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होता तो फिर सभी एटम्स में इतना ही डिस्टेंस होगा, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, मतलब थर्ड जो बीच का डिस्टेंस. थोड़ा सा याद रखना, बाकी हम लोग डिटेल में 11th क्लास में भी पढ़ेंगे. हम लोग इसको शेल्स नहीं बोल रहे हैं डेलिबरेटली, है ना बेटा. जो के शेल, एल शेल, एम शेल जो फंडा है, इट इज फॉर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल होता है ना. यहाँ ये सिर्फ ऑर्बिट का फंडा है ना. जैसा यहाँ हम लोग नहीं बोल सकते ना कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग बोर मॉडल में. बोर मॉडल में बस 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है सब मिला के. ध्रुव, मेरा पॉइंट समझ रहे हो बेटा क्या है? यस सर. हाँ, तो इसमें हम लोग शेल्स की बातें नहीं करेंगे बेटा, है ना. शेल्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो के एल एम एन शेल्स होते हैं ना. यस बेटा, इतना लिखा है. Yes, sir. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. ये देखो सब बच्चे, चलो कोशिश करना है इस फोर्थ क्वेश्चन को. इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in third orbit of plus is x, then find out velocity of electron in a second orbit of lithium 2 plus. So I'm repeating the question again. If velocity of electron in third orbit of helium plus is x, then find out velocity of electron in second orbit of lithium 2 plus. मैं कुछ ऑप्शंस भी दे देता हूं तुम लोगों को. Let's say your answer is x, your answer is 2 by 3x, your answer is 3 by 2x, your answer is 9 by 4x. अब बस इन 4 ऑप्शंस में से तुम लोगों को आंसर बताना है.
यस अपर्णा, तुम्हारा आंसर सही है बच्चे। देखो मैं कुछ और बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जल्दी से आंसर। मैत्री और ध्रुव, तुम्हारा आंसर गलत है बच्चे। भौमिक, तुम्हारा आंसर भी गलत है। देवांशु, नहीं बेटा तेरा आंसर गलत है, और अच्छे से करो। यस भाग्यश्री, तुम्हारा आंसर सही है बेटा। नहीं ध्रुव, अभी भी गलत है। आदिनाथ, नहीं बच्चे सही नहीं है तुम्हारा आंसर। चलो देखो मैं क्वेश्चन दोनों करके दिखाता हूँ। दो बच्चों ने सही आंसर दिया तो है मुझे, अपर्णा ने और भाग्यश्री ने, है ना। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर क्या है या किस टाइप का हम लोग कर सकते थे। वी नो वेलोसिटी, velocity equal to 2.18 into 10 to the power 6 times of z upon n. We can say 2.18 into 10 to the power 6 z upon n meter per second. So can we say velocity will be directly proportional to z divided by n? Yeah, can we say v1 divided by v2 should be equal to z1 divided by n1 and whole let's say z2 divided by n2। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 2.18 into 10 to the power 6, जब हम लोग रेशियो लेते हैं इट विल कैंसल्ड आउट, जब रेशियो लेंगे तो बड़ा कैंसल्ड आउट ही हो जाएगा वो। यस सर। अच्छा, फर्दर यू कैन से वेलोसिटी इन द केस ऑफ लिथियम 2+ divided by velocity in the case of helium plus should be equal to, लिथियम के लिए z का वैल्यू 3 है और उसके सेकंड ऑर्बिट के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना था, एंड इट इज यस मैत्री, तुम्हारा आंसर सही है बेटा। अभी हीलियम प्लस के लिए z का वैल्यू 2 है और उसके थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना था, तो ये आ जाता 9/4। From here, velocity in the case of lithium 2+ is 9/4 times of velocity in the case of helium plus, should be equal to 9/4 times of velocity in the case of helium plus is x, and thus it is nothing but 9x/4। यस बच्चे, क्लियर है ऐसा कि आंसर डी ऑप्शन क्यों होना चाहिए 9/4x।
जी, सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे किया है? यस सर। ओके, ऐसा और क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से करके दिखाओ सारे बच्चे, है ना? कि ये तो मुझे सिर्फ 3 लड़कियों ने मुझे सही आंसर दिया है, मैत्री ने सही आंसर दिया है, भाग्यश्री ने और अपर्णा ने। ये लिख लिया है तुम लोगों ने ऐसा? तो किसी बच्चे को कुछ डाउट है? ऋषभ, संगमित्रा, सात्विका, सौरभ, बट तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो और ना ही डाउट पूछ रहे हो। नो सर, डाउट नहीं है। नो सर, नो डाउट। Now, if you see this next question, fifth one, you can say if radius of, I can say, second orbit of, let's say, beryllium 3 plus is x, then find out radius of, I can say, let's say, third orbit of, suppose, boron 4 plus. ये तुम लोग के पास यहाँ ऑप्शंस भी हैं. लेट्स से दिस इज 3 divided by 4x. This may be, suppose, let's say 9 divided by 5x. This may be x, and d 3 divided by 5x. ये देखो, ये अपर्णा बच्ची बहुत तेज है, ये बच्ची आंसर कर देती है. देखो उसने आंसर मुझे बताया भी, बाकी बच्चों को भी बताना चाहिए आंसर. यस भाग्यश्री, बेटा सही है आंसर तुम्हारा. एकदम आज गर्ल्स पावर एकदम फोड़ रखा लड़कियों ने. नायक, ध्रुव, तेजस, तुम लोग क्या कर रहे हैं? एक सेकेंड सर, ऑलमोस्ट आ गया. एक सेकेंड. सर या बोलो. मेरा करेक्ट है. एक मिनट, मैत्री तुमने भेजा है क्या बेटा? यस मैत्री, तुम्हारा भी करेक्ट है बेटा. सर बी ऑप्शन. यस देखो, फाइनली किसी एक लड़के ने भी आंसर बताया. यस आदिनाथ, ठीक है. तो कुछ कुछ लड़कों ने भी आंसर बताया, तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ. सो आंसर, मतलब आंसर बेटा कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था ये शायद. रेडियस वी नो इट इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z एंगस्ट्रॉम था. तो मैं बोल सकता था रेडियस will be directly proportional to n square divided by z. और ऐसा ही मैं बोल सकता था रेडियस, लेट्स से r1 भी हम लोग देख सकते थे, r1 divided by r2 is n1 square divided by z1.
and it should be nothing but n2 square divided by z2. From here I can say radius of, let's say, boron 4 plus divided by radius of, let's say, beryllium 3 plus. बोरोन के मुझे थर्ड ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करना था, तो 3 का स्क्वायर, एंड बोरोन के लिए जो एटॉमिक नंबर है इट इज 5. बेरिलियम के लिए सेकंड ऑर्बिट के लिए सो इट इज 2 का स्क्वायर, एंड बेरिलियम का तो ये टर्म मेरे पास बच जाता बस 9/5. It means radius of boron 4 plus should be equal to 9/5 times of radius of beryllium 3 plus. So comes out to be 9 divided by 5x. Yes, बच्चे इतना लिखा है ऐसा? यस सर, लिख लिया. यस युवराज बेटा, आज की रिकॉर्डिंग तो शेयर हो जाएगा, है ना, मैं कर दूंगा. यस बेटा, सब बच्चों ने लिखा है ऐसा? अंशुल, आज तुम बिल्कुल नहीं बोल रहे हो, कहाँ हो तुम? यस सर. जिंदा हो? हाँ सर. अच्छा, नाउ तुम आज कुछ डाउट पूछ रहे हो, ना ही किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, क्या कर रहे हो आज? सो तो नहीं रहे हो बीच बीच में? नहीं सो रहा सर. अच्छा, मम्मी आके बीच बीच में देखती है कि तू पढ़ रहा है कि सो रहा है? सर पढ़ रहा था. अच्छा ठीक है. So next one, let's say next question you can try. Find out energy difference between, let's say, first and second orbit of hydrogen atom, and also find out energy difference between, let's say, second and third orbit of hydrogen atom. So you have to find out energy difference between first and second orbit of hydrogen atom, and you have to also find out the energy difference between second and third orbit of hydrogen atom. Obviously, you can find out your answer in terms of electron volt. Yes, Adinath, इस बार एकदम फोड़ दिया बच्चे ने. बेटा ये सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट का भी बताओ मुझे, है ना? अपर्णा बेटा, डिफरेंस देखो शायद नेगेटिव में नहीं आता, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. यह सभी ठीक है. तो ये तो तुम लोगों ने अभी तक मुझे फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का डिफरेंस बताया, ऐसा सेकंड एंड थर्ड के लिए भी बताओ.
अदिनाथ सेकंड एंड थर्ड शायद सही है तुम्हारा ना, कुछ 1.9 कुछ ऐसा आना भी चाहिए था शायद। यस अदिनाथ सही है बेटा तेरा। अपर्णा तुम्हारा भी शायद सही है। यस ध्रुव मल्टीप्लाई करके बताओ भाई उसको जो तुमने लिखा है। यस भाग्यश्री और आंसर बताओ बेटा। चलो ये क्वेश्चन मैं जल्दी से कर देता हूँ, फिर और 3-4 क्वेश्चन ट्राई करना तुम लोग। सो आई नो एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट En is found to be -13.6 Z square divided by n square electron volt. So energy difference between first and second orbit is E2 minus E1, which is -13.6 हाइड्रोजन के लिए it is 1 का स्क्वायर and it is 2 का स्क्वायर and minus of -13.6 it is 1 का स्क्वायर and divided by 1 का स्क्वायर है ना। सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस which comes out to be 13.6 times of 3/4 and comes out to be 10.2 electron volt. Now this is energy difference between first and second orbit. ऐसा ही you can find out E3 minus E2 which is -13.6 times of 1 का स्क्वायर divided by 3 का स्क्वायर minus of -13.6 into 1 का स्क्वायर divided by 2 का स्क्वायर should be equal to, it is 13.6 multiplied by 1/4 minus 1/9. Do you think ये 5/36 हो जाएगा? यस सर। यस सर। इसके बाद 9 से लेके So ये आ जाता है let's say 5/36. कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 1.9. 17/9 आ रहा है। 17/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 17/9 कितना होता है? कुछ 1.89 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1.89 लिख 1.89 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग चाहते तो ऐसा ही थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट के बीच में भी फाइंड आउट कर सकते थे ना। अच्छा ये एनर्जी गैप कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने वाला है कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है ना। तो कुछ ऐसा हम लोग लिख भी लेंगे, देखो यहाँ as n increases energy gap between orbits continuously decreases. I'm repeating here.
as n increases, energy gap between orbits continuously decreases. So यहाँ देखो हम कुछ ऐसा ग्राफ टाइप भी इमेजिन कर सकते थे एनर्जी का. Such that, let's say, on this axis, let's say if we have energy, suppose इस axis पे let's say energy है, and you can simply imagine, if you simply imagine ये एक energy level है, and you can simply imagine कि भाई ये एक energy level है, इसमें next energy level may be something like this. Similarly, इसमें जो next energy level हो सकता था, let's say something like this. Next energy level may be like this. Next energy level may be, suppose मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ just to differentiate. Next energy level may be like this, है ना? So here, as per energy is concerned, this energy may be, let's say, suppose E1. This energy may be E2. It is E3. It is E4, E5, and E6. तो समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग n का वैल्यू बढ़ाते जाते एनर्जी गैप कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा. E2 minus E1 का जो एनर्जी गैप है ना, this energy gap is found to be 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी गैप हो गया था 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और धीरे धीरे वो डिक्रीज ही होता जाता. Are you getting this point? Yes, sir. Okay. अभी कुछ एक दो और आसान से क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ और उनका जल्दी आंसर भी करना. तो लेट्स से क्वेश्चन आसान सा है. लेट्स से फर्स्ट वन इज दिस, है ना, which of following is not permissible value of angular momentum of electron in hydrogen atom? कौन सा इसमें से परमिसेबल वैल्यू नहीं है हाइड्रोजन एटम के लिए? ध्यान से देखो बच्चे, जैसे शायद ये तो परमिसेबल वैल्यू है. देखो, इट मे बी रिटन एज 3/2 टाइम्स ऑफ h/2 पाई. सर. यस सर सी होगा क्या? अब सी होगा क्योंकि ये भी परमिसेबल वैल्यू है. इट इज नथिंग बट h डिवाइड बाई 2 पाई. बट ऑब्वियसली सी को मैं ऐसा लिख ही नहीं सकता हूं
कि NH divided by 2 pi आ जाए. So your answer should be, let's say, C option. क्योंकि 2.5 आएगा ना उससे फिर. हमने 2.5 आएगा तो कोई n इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा ना. It should be integral value of h upon 2 pi. इसलिए भी क्योंकि मतलब तो ऐसा 2.5 सेल थोड़ी होता है, सिर्फ 2 या 3 होते हैं. हाँ 2 होता है या 3 होगा. ये बच्चे समझा है सब बच्चों ने कि सी ऑप्शन आंसर क्यों होना चाहिए? यस सर. ओके. और भी ऐसे आसान वाले क्वेश्चन करके दिखाना है अभी. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो ये क्वेश्चन नंबर 56 एंड 57 दोनों ट्राई करना. 56 भी और 57 भी. । 56 का आंसर बताओ पहले मुझे. ये ऑप्शन. यस 56 के लिए ऑप्शन ए शुड बी देयर एज बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है. बेरिलियम 2+ आल्सो कंसिस्ट 2 इलेक्ट्रॉन. कार्बन 6+ कंसिस्ट no इलेक्ट्रॉन. But if you see sodium 10+, it consists single electron. So Bohr model is applicable only for single electron species. Yes, 57th का. देखो 57th का भी काफी बच्चों को सही आंसर आ रहा है. Yes, 57th का it should be B option as a answer. 57th का it should be B option as a answer, है ना. बेटे 56 का A और 57 का B क्यों है वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर. Good. So it is just to revise the things again. फिर मैं होमवर्क बताता हूँ तुम लोगों को. क्वेश्चन दिखाइए ना. कौन सा बच्चे? सर लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना था. लास्ट क्वेश्चन देखो ये वाला ना, मैं फिर से करता हूँ. ये वाला 57. हाँ सर. बेटा 57th वाले क्वेश्चन में इफ यू सी कि लेट्स से फॉर 57th वी नो रेडियस, तो ऐसा कुछ डिवाइड कर लेना ना इसको. R2 डिवाइडेड बाई R1 इज नथिंग बट N2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 एंड इट इज नथिंग बट N1 का स्क्वायर Z2 एंड N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1, है ना. Radius is directly proportional to N square divided by Z. So in the case of radius of lithium 2+ divided by radius of hydrogen, lithium के second orbit के लिए find out करना था तो 2 का square and lithium का atomic number 3 है और hydrogen का first orbit है ना. तो ये आ जाता मेरे पास 4/3. 4/3 आ जाएगा और बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा. ओके सर. ठीक. So it is just to revise the concept या formula again. So as per velocity of electron is concerned, it is 2.18 into 10 raised to the power. ये क्या था? 6 मीटर पर 6 था. अगर वो मीटर पर सेकंड में हम लोग लिखें, ये 8 हो जाता अगर लोग सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखेंगे, है ना. ऐसा ही जो रेडियस है इट इज 0.529 या अप्रोक्सीमेटली 0.53 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z है और एनर्जी कम्स आउट टू बी -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो आ जाता सब मिला के -21.8 इंटू 10 टू द पावर -19
अगर मैं जूल्स में लिखना चाहूँ तो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इस बच्चे क्लियर है ऐसा? हाँ सर। यस सर, पूरा क्लियर। ओके ओके, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं एज ए होमवर्क, उसको ट्राई करना है। ये होमवर्क है, तुम लोग मुझे आंसर भी बता सकते हो। क्या है? इफ लेट्स से ultimate speed, if ultimate speed of any object according to special relativity theory, if ultimate speed of any object according to special relativity theory is speed of light, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. कुछ ऐसा पता है तुम लोगों को कि according to Einstein relativity theory no object can move faster than speed of light? Yes sir. Okay, then find out maximum number of elements. Find out maximum number of elements possible in this nature. You have to find out maximum number of electrons, maximum number of elements possible in this nature, assuming mass of electron remain constant even at higher speed. इस क्वेश्चन को करने के लिए किसी बच्चे को अगर कोई और हिंट चाहिए रहेगा तो वो मुझे बताएगा, है ना? किसी बच्चे को इससे रिलेटेड कुछ अगर हिंट चाहिए रहेगा तो वही बताएगा, है ना? फिर इस चैप्टर में कुछ एडिशनल पार्ट बच गया है हम लोगों का, नेक्स्ट क्लास में वो भी थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे। डिफरेंट ऑर्बिटल्स, सब शेल्स, शेल्स, है ना? सर हाँ बोलो सर, मैं समझा नहीं इसका, इस क्वेश्चन का जो आपने होमवर्क लिया है इसका रिलेशन क्या है हमारे जो आज से पढ़ा है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला पता है? यस सर। उसका मैक्सिमम वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाना चाहिए, है ना? अच्छा ठीक है, फिर समझ गया। उसके बाद फिर ठीक है, तो उसके बाद तो ट्राई करेगा। यस सर, समझ गया। बच्चे हम लोग थोड़ा सा क्वांटम नंबर भी पढ़ ही लेंगे, है ना? SPDF ऑर्बिटल, सबशेल्स, वो भी पढ़ लेंगे, है ना? वो ऑल्दो 9th-10th के सिलेबस में नहीं होता है, इट इज इन द सिलेबस ऑफ 11th, है ना?
sp d f orbitals, subshells, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा थोड़ा वो बच गया है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। बट ये बोर्स मॉडल से रिलेटेड थोड़ा वो समझ में आया क्या है? यस सर। ठीक, एक सेकंड तो सर, मिल गया जो आपका क्वेश्चन आंसर। क्या? एक सेकंड मिल गया ऑलमोस्ट, एक सेकंड रुकना, आंसर जो आपने क्वेश्चन दिया अभी।